अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साइंटिफिक रीजनिंग का ये दूसरा लेक्चर है, तो इंशाल्लाह आज इसको प्रिपेयर करेंगे। ऑलरेडी हम 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये 7वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कि अर्दन पिक्चर में जो है वो पानी कूल रहते हैं, उसकी रीज़न क्या है। तो देखते हैं कि हमारे पास अर्दन पिक्चर में पानी क्यों कूल रहते हैं, उसके रीज़न आपको बताते हैं। जो हमारे पास मड का बना होता है, मटका होता है, वो पोरस होती है, और जो स्टील की होती हैं वो नॉन पोरस होती है। यहाँ पे पानी जो है वो कूल रहते हैं और यहाँ पे पानी जो है वो हॉट रहते हैं। लिहाजा होता क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास वाटर की जो टेम्परेचर होती है और वो जब गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका टेम्परेचर कम होता है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यानी गैस की जो टेम्परेचर होती है वो ज़्यादा होती है। अब जब पानी इनपुट से निकलते हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर में जैसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये पानी से ईट लेके गैस बन जाते हैं। इसका मतलब है पानी से ये ईट को ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से पानी अर्दन पिक्चर में कूल रहते हैं। और जो हमारे पास स्टील वाले में होते हैं उसमें पोर्स नहीं होते हैं, इसलिए पानी जो है वेपर के फॉर्म में नहीं निकल सकते। जब वेपर के फॉर्म में निकल नहीं सकते हैं तो इसका मतलब हीट ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। लिहाजा पानी से वाटर से गैस पे जो है हीट ट्रांसफ़र होना थोड़ा सा मुश्किल काम है, और इसके लिए हीट को देने की ज़रूरत होती है। तो स्टील में नहीं होता है, मड में होता है, इस वजह से पानी जो है वो कूल रहते हैं। इसको कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन भी कहते हैं। अच्छा, this occurs due to the process of evaporation. Water gets cooled on evaporation. The heat required for this taken from water inside the pot, thus cooling the water stored inside. Because the gas vapor absorb more heat than liquid. गैस जो है वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है लिक्विड से, तो लिक्विड से हीट ज़्यादा ऑब्जर्व जैसे ही करते हैं तो वो क्या कर देता है कि अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। It is not advisable to sleep under trees during night. रात के टाइम दरख्तों के नीचे सोना जो है वो अच्छा नहीं है, एडवाइस नहीं किया जाता है। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, एक है रिस्पायरेशन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस। दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दरख्तें ले रही होती हैं, और रात के टाइम जो है वो दिन के टाइम ऑक्सीजन ये एग्जॉल कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में। दिन को ले रहे होते हैं ऑक्सीजन, और दिन को कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन को उसी ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, और दिन को वही ऑक्सीजन जो है क्या कर रहे, दिन को वही ऑक्सीजन जो है बाहर जा रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे होते हैं। इसी तरह रात के टाइम क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो दरख्तें ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और उस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब है दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस होती है और रात के टाइम रिस्पायरेशन होती है। अब जैसे ही आप दरख्त के नीचे रात को सोते हैं तो आप भी ऑक्सीजन लेते हैं और दरख्तें भी ऑक्सीजन लेते हैं। लिहाजा यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपको जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं या हमें ये एडवाइस किया जाता है कि रात के टाइम जो है वो दरख्तों के नीचे सोना अच्छा नहीं है। ड्यूरिंग नाइट द प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ पॉइजनस गैस एंड इंजरियस टू हेल्थ। दैट्स वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर ट्रीज ड्यूरिंग नाइट। रात के टाइम ऑक्सीजन की कमी कम होने की वजह से भी और इंजरियस होने की वजह से भी ये एडवाइस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई द ग्रीन हाउसेस ऑपरेटर्स पेंट देयर ग्लासेस रूफ वाइट इन समर। कि गर्मी के मौसम में जो लोग होते हैं, पेंटर्स होते हैं, वो अपनी हाउसेस को वाइट से पेंट करते हैं, यानी अपनी छतों को वाइट बनाते हैं। उसकी ये वजह ये होती है कि वाइट कलर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर है, और जो हमारे पास ब्लैक कलर होता है वो गुड ऑब्जर्वर है। ब्लैक बॉडी गुड ऑब्जर्वर है, जबकि
वाइट जो है गुड रिफ्लेक्टर है। तो गर्मियों के मौसम में ऑलरेडी कमरे गर्म होते हैं, इसलिए हम छतों को वाइट कर देते हैं ताकि ये सारा हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर ले, यानी सन से आने वाली रेडिएशंस को क्या करें, रिफ्लेक्ट कर लें। सो इसलिए क्या किया जाता है कि ग्रीन हाउसेस को जो ऑपरेटर होते हैं वो रूफ को वाइट कर देते हैं। आमतौर पर ग्लास की भी वाइट कर देते हैं, ग्रीन हाउसेस की भी वाइट कर देते हैं, ठीक है। वाइट कलर इज द रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट एंड इट ऑब्जर्व लेस हीट as compared to other colors. And in summer there is already very hot season and heat is not required to that level. That's why the greenhouses operator paints glasses roof white in summer season. जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक होता है सोर्स, सन जो है हमारे पास सोर्स है, और ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, और ये हमारे पास रेनबो है, कौसे कज़ा है। एक चीज़ याद रखें कि अक्सर ये कहाँ पूछा जाता है कि रेनबो कब बनती है। रेनबो तब बनती है, रेनबो हमेशा आपके सामने होगी और जो सन होगा, सोर्स होगा, वो हमेशा आपके पीछे होगा, चाहे आप जिस तरफ भी हो। सन विल बी ऑलवेज एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर एंड रेनबो विल बी एट द फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। हमेशा जब भी रेनबो बनेगी, सुबह के टाइम बनेगी, शाम के टाइम बनेगी, तो रेनबो आपके सामने होगी, आपका फ्रंट रेनबो की तरफ होगा और आपका बैक सन की तरफ होगा, तब रेनबो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। बारिश के बाद जैसी बारिश होती है तो छोटे छोटे कतरे सस्पेंडेड होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये बाकायदा एक पूरा एक ड्रॉप बनाता है। इतने ज़्यादा पार्टिकल रह जाते हैं बारिश के बाद, ठीक है, तो एक बाकायदा एक ड्रॉप बन जाता है पूरे एटमॉस्फेयर में। अब जब सन रेज इस वाटर ड्रॉपलेट में, ये जो कंप्लीट एक वाटर ड्रॉपलेट बना हुआ है बारिश के बाद, सूरज की रोशनी इन ड्रॉपलेट से, ये बहुत सारे ड्रॉपलेट मिलके एक बहुत बड़ा ड्रॉपलेट बना देता है, ठीक है। ये कंप्लीट ड्रॉपलेट की तरह ये अपीयर होता है। तो ये क्या कर देते हैं, रेडिएशंस को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें रेनबो नज़र आती है, हमें कलर नज़र आती है, ठीक है। और ये होता है प्राइमरी रेनबो, जिसमें हमारे पास ये कलर्स होते हैं, वायलेट से लेकर बेबी, और इसका नाम है, ठीक है। ये 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। तो पहला चीज़ ये है कि रेनबो फॉर्म्स आफ्टर रेनफॉल, इट फॉर्म्स व्हेन द सन इज एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द रेनबो इज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर। After rain, many droplets of water travel in the atmosphere. When sun rays fall on these droplets, dispersion of water occurs. Dispersion या reflection in droplets acts as a prism and produce a spectrum. Spectrum क्या होता है कि जैसी आप प्रिज्म से कलर रोशनी पास करते हैं तो वो 7 कलरों में तकसीम हो जाती है। इन 7 कलरों को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। That's why a rainbow is seen in the sky after rain. इसी वजह से रेनबो जो है वो देखी जाती है जब वो बारिश हो जाती है। तो इसका जो कलर है, स्ट्रक्चर क्या है कि विबग्योर इसका स्ट्रक्चर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा, ये प्राइमरी रेनबो बनती है। इसके बाद एक बहुत हार्डली एक किस्म का, मतलब रैंडम, बहुत कम रेनबो बनती हैं, बहुत कम मतलब वक्त की बात बनती है, या बहुत कम सेल्डम बनती हैं, बहुत कम बनती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो उसका फिर नाम क्या है कि ये जो आपका विबग्योर है, इसको बिल्कुल उल्टा कर ले, ठीक है, ROYGBIV। वो फिर आपके पास सेकेंडरी रेनबो, ये वाली प्राइमरी है, और ये जो वाली हैं जो अपोजिट बनती हैं वो सेकेंडरी रेनबो। इसकी वायलेट ऊपर कलर होगा और रेड जो है वो नीचे कलर होगा, जबकि सेकेंडरी रेनबो का क्या होगा, प्राइमरी रेनबो का रेड कलर ऊपर होगा और वायलेट कलर जो है वो नीचे होगा, जबकि अपोजिट जो है कलर होगा, अपोजिट जो रेनबो बनती है उसकी जो कलर होगा, ऊपर वाला कलर जो है वो वायलेट होगा, नीचे वाला कलर जो है वो रेड होगा। ये भी एक रेनबो का एक फॉर्म है जो सेल्डम बनती है।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनर एक्लिप्स लास्ट मच लॉन्गर देन सोलर एक्लिप्स। कहते हैं कि सोलर एक्लिप्स से लोनर एक्लिप्स जो होता है वो ज़्यादा लॉन्ग होता है, ज़्यादा टाइम लेता है। पहली बात तो ये है कि लोनर एक्लिप्स क्या है और सोलर एक्लिप्स क्या है। इस पर मेरे एक वीडियो लेक्चर भी मौजूद है जिसमें हमने इस चीज़ को तफसीली से डिस्कस किया है। ये हमारे पास है मून, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये मून है, ये अर्थ है और ये सन है। बेसिकली जैसे ही सन के सामने मून आती है तो सूरज की रोशनी जो है वो ब्लॉक हो जाती है ज़मीन के सरफेस से। तो ज़मीन पर रहने वाले लोगों का ये ख्याल है कि सन जो है वो बीमार हो गया या सन की जो रोशनी है वो ब्लॉक हो गई, अब सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, तो हम इसको सूरज की बीमारी कहते हैं, सूरज की एक्लिप्स कहते हैं, जिसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स। यानी इसका मतलब है ज़मीन पर रहने वालों को सूरज नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये होती है कि चांद बीच में आ गई, उसने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया है। क्लियर? अच्छा, अभी दूसरा है हमारे पास लोनर एक्लिप्स। लोनर एक्लिप्स क्या है कि चूंकि चांद की अपनी रोशनी नहीं है, इसलिए चूंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे रिवॉल्व करते हैं, मून रिवॉल्व करती है ज़मीन के इर्द गिर्द और ज़मीन रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द। इधर भी यही सिचुएशन है, ठीक है ना, ये सिचुएशन है। तो अभी जैसी ही हमारे पास वो आती है सॉरी, अभी हमने ये चीज़ देखा कि अभी सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई, तो हमारे पास चूँकि चाँद की जो साइज़ है वो छोटा है, इसलिए ज़मीन पर जो रोशनी होती है, जहाँ पे रोशनी नहीं होती है, उस रीजन को कहते हैं अम्ब्रेल रीजन, जो मुकम्मल तौर पर ब्लैक है, जिसको मुकम्मल तौर पर सन की रोशनी नज़र नहीं आ रही है, उसको अम्ब्रेल रीजन कहते हैं। अब चूंकि चाँद की साइज़ जो है वो छोटा है, कम है, इसलिए ज़मीन के सरफेस पर जो अम्ब्रेल रीजन होगा, जो शेडो का रीजन होगा, वो कम रीजन बनेगी। अब अगर हम देखें, ज़मीन की साइज़ जो है वो चाँद से ज़्यादा है, इसलिए ज़मीन ने जो रोशनी सन की ब्लॉक कर दी है, मून के सरफेस पर जो शेडो बन रही है वो अम्ब्रेल रीजन बड़ी है। उस अम्ब्रेल रीजन की वजह से लोनर एक्लिप्स बड़ा होता है सोलर एक्लिप्स से। यानी इसका मतलब अम्ब्रेल रीजन इसका छोटा है और इसका अम्ब्रेल रीजन जो है वो बड़ा है। अब इसको लोनर एक्लिप्स, उसको सोलर एक्लिप्स। ये ज़मीन ने सूरज की रोशनी को कवर कर दी है, ब्लॉक कर दी है, सन पर मून पर नहीं जाती है। ये मून ने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर रखी है, ज़मीन पर नहीं जाती है। तो अम्ब्रेल रीजन ऑफ द अर्थ ऑफ द लोनर एक्लिप्स इज ग्रेटर देन द अम्ब्रेल रीजन ऑफ द सोलर एक्लिप्स। दैट्स वाई सोलर एक्लिप्स lesser than the lunar eclipse, या lunar eclipse last much longer than the solar eclipse. तो lunar eclipse last longer than the solar eclipse because the length of the earth's umbral shadow cone is more than 3 times the average distance between the moon and the earth, so the shadow is relatively wide at the point where the moon crosses it. ठीक है, डिस्टेंस का मसला भी है और अम्ब्रेल रीजन का मसला भी है। इसके बाद हम जाते हैं, कहते हैं कि ग्वाइटर इज़ कॉमन इन हिली एरियाज। ग्वाइटर नहीं होते, वो जो बीमारी होती है जो ज़्यादातर औरतों में पाया जाता है, ये ग्वाइटर की बीमारी आयोडीन की बीमारी होती है जो बहुत कॉमन होती है हिली एरियाज में। और इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह को हम देखते हैं कि हमारे पास पहाड़ों पर जैसी हिली एरियाज में ज़्यादा होती है बीमारी। बारिश ज़्यादा होती है, बारिश की वजह से ये क्या कर देती है, चूँकि ये नॉन मेटल्स होते हैं, इसलिए ये सारा पानी इसको बहा के ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आयोडीन जो है वो नहीं पाए जाते, क्योंकि बारिश होती है तो ये पानी इसको बहा के ले जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे आयोडीन की कमी हो जाती है, और जैसे ही आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि डिफिशिएंसी होती है ग्वाइटर जो है वो हिल एरियाज में। उसकी वजह बारिश है और जो मेटल्स है वो पानी के साथ बहा के जाते हैं।
Goiter is common in hilly areas because there is deficiency of iodine in the water. It arises from the distant pass through glaciation compounded by the leaching effect of snow, water and heavy rainfall which removes iodine from the soil. पानी का, रेनफॉल का या लीचिंग इफेक्ट का, जिसमें हमारे पास जो स्नो जो है मोमेंट करते हैं या ग्लेशिएशन होती है, तो ये क्या कर देते हैं, आयोडीन को कम कर देते हैं सॉइल से, जिसकी वजह से एरी एरियाज में ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है. डिकम्पोजर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. हम जो है हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, ये खुराक आते हैं या हमेशा कि जानवर जो है वो जो खुराक आते हैं वो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है. ये कंज्यूमर्स जब मर जाते हैं तो इनसे ईट रिलीज़ हो जाती है और फिर इन कंपोजर्स को, इन कंज्यूमर्स को, ये जो मर जाते हैं इनको डिकम्पोजर्स क्या कर देते हैं, इनको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं. अब सवाल ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर इंसान मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, जो खुराक खाने वाले जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मर जाते हैं तो फिर इनकी ज़्यादा बर्डन हो जाता है ज़मीन की सरफेस पर, ठीक है. और उधर से जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मुसलसल चीज़ों को देते हैं, खुराक लेते हैं, उनको ज़रूरत होती है. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हमारे पास ये बायोटिक फैक्टर्स कंपोनेंट जो वो कम पड़ जाते हैं, लिहाजा फिर प्रोड्यूसर्स भी पैदा नहीं हो जाएंगे. प्रोड्यूसर्स के बाद फिर कंज्यूमर भी नहीं रह सकते. मेरे ख्याल में थोड़ा सा और क्लियर करने की ज़रूरत है कि सपोज़ अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से हम कोई चीज़ लेते हैं या पौधे, जानवर या जो हम खाने वाली चीज़ें होती है वो इन्वायरमेंट से लेते हैं. इन्वायरमेंट्स में क्या कर देते हैं, सन जो है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक तैयार करते हैं. इन खुराक को कंज्यूमर कहते हैं. कंज्यूमर जाके मर जाते हैं, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, इनको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, वापस ये बायोटिक फैक्टर्स को ये चीज़ें देते हैं. अब देखिए, अगर कंज्यूमर्स मर जाएं और डिकम्पोजर्स ना हो, यानी इसको टुकड़े टुकड़े करने वाले जानवर ना हो, बैक्टीरिया ना हो, ठीक है, फंजाई ना हो, यानी जो इंसान मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, उनको डिकम्पोज करना बैक्टीरिया वगैरह का काम है. अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो ये इंसान जानवर मरते मरते कितनी ज़्यादा तादाद हो जाएगी, ठीक है, सारे पड़े रहेंगे. फिर हो सकता है कि पूरी ज़मीन से एक किस्म का ख़राब बदबू निकलेगा और उधर से मुसलसल कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर्स खाते हैं. प्रोड्यूसर्स जो है वो क्या कर देते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं. ये बायोटिक कंपोनेंट्स के पास ये जो सारे मटेरियल है कहाँ से आएंगे, जिसमें बादल, फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है. तो ये जो मर जाते हैं इनको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स हीट भी रिलीज़ करते हैं, प्लस ये बायोटिक फैक्टर्स को भी ये चीज़ें देते हैं. और ये बायोटिक फैक्टर्स मिल के सन के साथ फिर प्रोड्यूसर्स फिर वापस, यानी मुसलसल ये साइकिल बरकरार रहता है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, बायोटिक को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए. So decomposers break down animal waste and dead organism in order to get energy and release free nutrients back into the ecosystem. ये इकोसिस्टम को न्यूट्रिएंट्स देते हैं. तो डिकम्पोजर्स का ये मकसद होता है, ये फ़ायदा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्लेसेस नियर सी आर कूलर इन समर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझें. एक लैंड ब्रीज होता है, एक सी ब्रीज होता है. पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसका मतलब ये है कि पानी बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है. अगर एट अ टाइम सन के ज़मीन की सरफेस पर भी हीट छोड़ा जाए 20 डिग्री सेंटीग्रेड और समंदर की सरफेस पर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर छोड़ दिया जाए 1 घंटे के लिए, तो अगर ज़मीन जो है वो, अगर समंदर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ज़मीन जो है वो 20 सेंटीग्रेड राइज करेगा. यानी देखो कि ज़मीन पे जो टेम्परेचर है वो जल्दी राइज हो जाएगा और पानी पे जो टेम्परेचर है वो बहुत स्लो राइज हो जाएगा. इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट. तो ज़मीन का जो स्पेसिफिक हीट है, लैंड का जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत कम है और पानी का जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा है. सर्दियों में सर्दियाँ आती हैं
ज़मीन एक दिन में ठंडी हो जाती है, ठीक है, ज़मीन एक दिन में ठंडी हो जाती है, जबकि समंदर जो है वो 3 महीने में ठंडा नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब है समंदर का जो स्पेसिफिकेट है वो बहुत ज़्यादा है और ज़मीन का जो स्पेसिफिकेट है वो बहुत कम है। अब देखिए, सपोज़ हम स्टार्ट लेते हैं कि भाई दोनों सेम टेम्परेचर पर है, दोनों 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है। सपोज़ एग्जाम्पल समझते हैं, सख्त गर्मी शुरू हो गई, ठीक है, जून का महीना शुरू हो गया, जून का महीना शुरू हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक समंदर गर्म हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा, और ज़मीन भी समझो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। मतलब पूरा 3 महीने गुजर गए। अब क्या हुआ, एकदम सर्दी आ गई, सितंबर के शुरुआत में एकदम सर्दी आ गई, ज़मीन जो थी 20 डिग्री सेंटीग्रेड थी, पहुंच गया -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और समंदर पे कितना हो जाएगा, समंदर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, समंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगा 19 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समंदर पर क्या है, समंदर पर गर्मी है, ज़मीन पर सर्दी है, इसलिए हमेशा गर्म हवाएं जो होती हैं वो ज़मीन की तरफ चलेंगे और ठंडी हवाएं जो है समंदर की तरफ चलेंगे। इसको कहते हैं सी ब्रीज। कूलर हेयर, ठीक है, कूलर हेयर फ्रॉम ओशियन, वार्म एयर फ्रॉम लैंड, सॉरी ये पोर्शन, कूलर हेयर फ्रॉम लैंड एंड वार्म एयर फ्रॉम ओशियन, ठीक है, इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। जब वार्म एयर ओशियन से ज़मीन पर चलता है और कूल एयर जो है वो ज़मीन से समंदर पर चलता है, ठीक है। इसी तरह अब क्या हुआ कि सर्दियाँ ख़त्म हो गए, अब ओशियन 3 महीने सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, ये जनवरी फरवरी भी गुजर गए, समंदर बिल्कुल ठंडा हो गया दिन में, और ज़मीन भी उसी तरह, ज़मीन तो एक दिन में ठंडा हो जाती है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, सपोज दोनों -20 या -10 जितना भी है, एकदम जून जुलाई आ गई, अब ज़मीन एकदम गर्म हो जाएगी और समंदर जल्दी गर्म नहीं होगा, वो टाइम लेगा, इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब क्या होगा कि समंदर से हमारी तरफ लैंड की तरफ कूल एयर चलेगी और वार्म एयर जो है ज़मीन से लैंड से उसकी तरफ चलेगी, इसको कहते हैं सी ब्रीज। सो इसलिए कूलर इन समर, प्लेसेस नियर सी आर कूलर इन समर। Sea water keeps the temperature moderate in the summer season. The places located near sea are cooler due to the low temperature of the water. It is due to the ice specific heat capacity of water. The presence of large amount of water is able to modify the climate of a nearby land breeze. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पीपल आर एडवाइज नॉट स्टैंड नियर फास्ट मूविंग ट्रेन। कहते हैं बहुत तेज़ चलती हुई ट्रेन के करीब आपने नहीं जाना है। उसकी वजह ये क्या है कि जैसी ट्रेन गुजरती है तो ये अपने साथ यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करती है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही कोई चीज़ गुजर जाता है तो यह खाली स्पेस बन जाती है, उस खाली स्पेस को भरने के लिए हवाएं रश कर जाती हैं, ठीक है, तो ये खाली मुकाम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से नज़दीक कोई बंदा अगर खड़ा है तो साइड से जो हवाएं होती है उसको क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं। पीपल आर एडवाइज नॉट टू स्टे नियर द फास्ट मूविंग ट्रेन बिकॉज ड्यू टू इट्स हाई स्पीड इट क्रिएट्स region of a low pressure near it and low pressure pushes man near the train. I hope कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. So keep allowing me in your prayers. Thank you.